नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अंधविश्वास। कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार नियंत्रण कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और हंसी ठिठोली कर रही थी। सबके चेहरे पे रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुलदेवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में बिंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही थी। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही थी कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी तनु चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पे भी नेहले पे दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहन रखे थे। यह क्या कम थे कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया है। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी तनु इधर से उधर हिल डुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सब से ज्यादा परेशानी तनु को थी। उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल की शाम की बातें दिमाग में घूम रही थी। जब तनु की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़े बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तनु बहुत ही अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी, अलग से तैयार होना तो बनता था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें भी आ गई है। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई हूँ। मीनू तनु को लेकर निकलने ही वाली थी कि इतने में बिरंदा जी दौड़ती हुई उस कमरे में की तरफ आई और तनु को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे यह क्या बहू, घूंघट तो करो और यही कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने यहाँ तो घूंघट होता भी नहीं है और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? मीनू ने हैरानी से पूछा। हाँ, नहीं होता है, लेकिन तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए इसी कमरे में रहेगी। जब तक हम कुल देवी के दर्शन ना करके आ जाए, तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। बिंदा जी लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा, पर क्या हुआ मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो बिंदा जी ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब चुप रह। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। और थोड़ी देर बाद बिंदा जी अपनी ननद सुमति जी के साथ कमरे में आई और आते ही सुमति जी तनु से बोली, अरे बहू जरा अपना पैर तो दिखाना। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही है। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू बहरी हो क्या? कह रही हूं ना, अपने दोनों पैर दिखा। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमति जी बोली, देख मैंने कहा था ना तुझे से, क्या देखकर इस लड़की को बहू बनाकर लेकर आई है तू? इसके पैर देख। सुमति जी अपनी भाभी से बोली, हाय राम जी, मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश काश ध्यान दिया होता तो इस घर में लेकर। कहते कहते ही वो चुप हो गई। पर बीरना जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब देख लिया था मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी बिंदा, बहू लाने के चक्कर में
ऐसी बावली हुई, बस अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई हो। सुमति जी बोली, क्या कर सकती हूँ जीजी, जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था, इसने पैर में जुराबें पहन रखी थी, तो इसलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुराबें खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लावे तो उसके भी पैर की उंगलिया को देखा जाता है। जो तू बहू लेने गई थी तो फिर भी अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वृंदा जी बोली, डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुल देवी के मंदिर में दर्शन ना करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को दिखाना मत, खासकर अपने बेटे को। और सारे रस्म रिवाज छोड़ कल ही कुल देवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो, वो बोली। कहते कहते सुमति जी और वृंदा जी ने ऐसी तीखी नजरे से नई नवेली दुल्हन तनु को देखा जैसे पता नहीं तनु के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गई। दोनों की बात सुनकर तनु की आंखों में आंसू भी निकल गए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? तनु कहती भी तो किससे कहती, माता पिता थे नहीं, भाई भाभी ने बस शादी करके रवाना कर दिया था। साथ ही हिदायत भी दे दी थी कि दोबारा पलटकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रात को भी मीनू आकर ही खाना देकर गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। तनु अकेले ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकले तो तनु अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए अभी सब लोग कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। कल की बातें याद करके तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से अपने दोनों पैर की तरफ देख रही थी, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर को देखती तो वृंदा जी ने कहा, इन्हीं लोगों की तरह तो पैर है मेरे, फिर मेरे पैर में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपशगुनी हो गई? वृंदा की तरफ देखकर कहा, कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले ही वरुण मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी है। आखिर क्यों? मन ही मन सोच रही थी। वो तो मुझसे 3-4 बार पहले ही मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थी। अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही बैठा हुआ है, तो अब क्या उस पे अपशगुन नहीं लग रहा है? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जब आप उसे किसी चीज का नहीं मिल रहा था, जून की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू को बम की तरह फट फटने का हक भी नहीं होता। जो जैसा चल रहा है बस चली जा रही है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। खैर थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर बिंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला कि भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए। देखते ही बिंदा जी बोली, फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएगी कि आगे क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पे अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमति जी को फटाफट बिंदा जी के पास चली आई बहन को लेकर, और बिंदा जी को देखते ही बोली, हाँ जीजी अब बताओ अब आगे क्या करना है? बिंदा अपनी नरस सुमति जी से बोली, अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना बेटा, आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले।
ठीक है जीजी। बिन्दा जी ने जैसे सुमति जी ने कहा था, ठीक वैसा ही किया। आगे आगे वरुण और पीछे पीछे तनु घूंघट लिए कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ ही सुमति जी और बिंदा जी चल रहे थे, जबकि और सारे रिश्तेदार महिला पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थी। उसके पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वही कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगी, जबकि वरुण, तनु, सुमति जी और बिंदा जी अंदर कुल देवी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर गए। कुल देवी के दर्शन के बाद वरुण को तो बाहर कंपाउंड में बैठा दिया गया, जबकि बिंदा जी, सुमति जी और तनु वही पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बातें कर बिंदा जी सीधे मुद्दे पे आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपया से शादी का सारा काम लिविंग हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी? पंडित जी बोले, बोलिए। इससे पहले कि बिंदा जी कुछ कहती, सुमति जी बोली, अरे वो बहुरिया, पहले अपना पैर पंडित जी को दिखाना। तो सुमति जी के कहने पे तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर दिखाते ही सुमति जी ने बोलना शुरू किया पंडित जी से, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैर की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी है। आपको तो पता है ना, ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती है। यहाँ तक कि ससुराल में वो अपनी ही चलाती है और हमेशा पति को दबा कर रखती है। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वो भी बहू के कहने पे चलेगा तो भला हमारा क्या होगा? सुमति जी अपनी ही रौ में पंडित जी से बोले जा रही थी। तनु उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। भला यह क्या बात हुई? मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी है, इसका मतलब मैं इसके बेटे को बस में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी जमाऊंगी। हे भगवान, यह क्या सोच है भला? बहू घर में घुसी नहीं की बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैर की बनावट ही ऐसी है, वह क्या ही कर सकता है? अरे तुम लोग भी ना क्या बातें कर रही हो? भला ऐसा भी कभी होता है क्या? दरवाजे पे खड़े रामेश्वर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बातें सुन ली थी। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। आप तो अपने व्यापार पे ध्यान दो। यह घर का मामला है, इसे हमें निपटाने दो। बिरला जी ने रामेश्वर जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। यह नजारा देखकर तनु अपनी सास के पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैर की तरफ देखने लगी। उसे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसके अपने पति को बस में कर रखा था है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो, वो क्या ही करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग करवा लीजिएगा, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी बोले। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन बिंदा जी और सुमति जी उसे संतुष्ट ना हुई। तनु को भी बाहर घूंघट में बिठाकर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बात करने लगी। जी, पंडित जी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, यह कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो, यह क्या करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था इसका कोई उपाय ना है। यह तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पे कुछ करना पड़ेगा। क्यों जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा? तू तो एक काम कर, जहां तक हो सके बहू को दबा कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। वरुण के सामने तो अच्छी बनी रहना, बाकी फिर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। बस तू बहू पे नजर रख,
अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब कुल देवी की पूजा करके वहां से रवाना हो गए, घर आ गए। इधर बिंदा जी भी पूरे सास पने पे आ चुकी थी। उन्होंने 100% सुमति जी की बातों पे अमल करना शुरू कर दिया। घर आने के बाद ही बिंदा जी के दिमाग में कोई न कोई खिचड़ी पक रही थी। आखिर ऐसा क्या करे कि वो जिससे वरुण और तनु में प्यार पनप ही ना पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब बिंदा जी ने सुमति जी को घर पे ही रोक लिया। सुमति जी ने बिंदा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पे अमल करने लगी। आज वरुण और तनु की सुहागरात थी। वरुण के कमरों को फूलों से सजाया गया था। बिंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच हंसी ठिठोली चल ही रही थी कि बिंदा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अपने कमरे से चिल्लाई। अचानक से सब लोग बिंदा जी के कमरे की तरफ भागे। देखा तो बिंदा जी जमीन पे पड़ी हुई है। उन्हें देखते ही वरुण और बीरू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी? इससे पहले कि बिंदा जी कुछ कहती, सुमति जी की बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया है, वो गिर गई है, शायद बोझ आई है, देखो जरा। बिंदा जी से उठाया। नहीं नहीं जीजी, बोझ तो नहीं आई है, एक पर कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होता बन रहा है। बेटा वरुण, जरा सहारा देकर उठा तो सही। वृंदा जी अपने बेटे वरुण से बोली। आखिर वरुण ने सहारा देकर वृंदा जी को उठाया और कहारती हुई अपनी माँ को बिस्तर पे लिटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा होगा। इतने बिंदी बोली। मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे में बेटिया से ये सब नहीं कराया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यही तेरी माँ के पास सो जाएगी। सुमति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर मीनू तनु को बुला लाई। तनु ने आकर बिंदा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उसके पैर दबाने लगी अपनी सास की। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया। तनु बिंदा जी के उनके साथ उनके कमरे में, लेकिन रात को बिंदा जी की खराटे भरते और आराम से सोते देखकर तनु के मन में यह बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही है, उनके मन में आ रही थी। दूसरे दिन सुबह बिंदा जी कहाते हुए जैसे तैसे कमरे से बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पे बैठ गई। वही तनु की पहली रसोई के रस्म के नाम पे सुमति जी ने काम पे लगा दिया था। बिल्कुल ही मौका नहीं दे रही थी कि वरुण तनु आपस में बात तो कर ले। खाना खाते समय ही कहीं से तक लग रहा था कि बिंदा जी को दर्द है नहीं है, बल्कि बैठी बैठी वो तनु के कान में मीन देख निकाल रही थी। अभी वो मीन देख निकाल ही रही थी कि इतने में उनकी बेटी मीनू ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द है। कहूँ बहू के आते ही आपने भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। मीनू ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगी। सबकी नजर अपनी तरफ देखकर बिंदा जी खिसियाते हुए बोली अपनी बेटी से, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसे ही पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब तनु घर से काम से फ्री हुई तो बिंदा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल, मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। इतने में ईश्वर लाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही हो। अपनी पत्नी से बोले तो बिंदा जी उन्हें झिड़कते हुए बोली, आप तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हो कि जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। बिंदा जी बोली,
अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय पे देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में ही तो रहता हूँ। उसके पति बोले, हाँ, बड़े आए मेरे सेवा करने वाले। आप तो घर पे बैठो, वरुण मुझे दिखाएगा और वही बता देगा कौन सी दवाई कब लेनी है। बिंदा जी बोली। अपने पति को झिड़क कर बिंदा जी रवाना होने के लिए अपना स्लीपर पहन रही थी। तब भी तनु अपनी सास के पैर की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। तभी उनके पैर की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैर की उंगलियां को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा था। और यहाँ तो इसके पैर की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में है। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार वरुण बिंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना होगा तो सुमति जी भी उनके साथ ही गई। बिंदा जी को सुमति जी के साथ बाहर बिठाकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। पीछे से बिंदा जी सुमति जी ने बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे मीनू ने बात पकड़ ली। हाँ तो मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते ना। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी होगी जिससे दोनों में प्यार पनप ही ना पाए और ऐसी बहू से हमारे पिंड छूटे। सुमति जी अपनी अकल लगा रही थी। दोनों बातें किए जा ही रही थी लेकिन दोनों में किसी ने भी ये नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें सुन भी चुका है। इतने में बिरंदा जी की नजर वरुण की तरफ गई तो वो घबरा गई। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमति जी बात को संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने। चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से में सुमति जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी तनु से तो शादी ही ना करते। कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई है हमारी। और बिंदा जी पहले बोले ना बना फिर खुद ही संभालते हुए गुस्से में बिंदा जी अपने बेटे से बोली, तो और क्या करती मैं। शादी से पहले अगर उसकी पैर की उंगलियां देख लेती तो कभी ना शादी करती मैं तेरी उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुराबे पहन कर आई थी और अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। वृंदा जी बोली। वरुण को अपनी मम्मी की सोच पे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी, आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है। और अंधविश्वास में अंधे हुए जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्जाम अपनी बहू पे लगा रही हो। उसकी बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, देख लो असर दिखाना शुरू कर दिया। ना उपसगुनी ने आज बेटे ने माँ से लड़वा ही दिया। बेटे को माँ से उसके लिए तुम उससे लड़ने को तैयार हो गया और घर जाकर सबसे पहले उस अपशगुनी को निकालती हूँ। ठीक है बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैर की बनावट को देखकर अपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका ना रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैर की बनावट तो सही है ना, फिर आप भी तो कभी भी पापा को
झिड़क कर एक एक तरफ बिठा देती हो। आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने के बाद सुनकर वृंदा जी चुप तो हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी मानने को तैयार ही नहीं थी। घर आने के बाद सुमति जी को शक और अंधविश्वास का कीड़ा वृंदा जी को देकर अपने घर रवाना हो गई और इधर वृंदा जी अपने अंधविश्वास में ही जी रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था और इसलिए वृंदा जी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। अब इसी तरह हंसी खुशी से जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वृंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना पाएगी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।